हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। चाची, ये क्या हो रहा है? आप कैसे चाचा को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे सकती हो, वो भी उस औरत से? हाँफते हुए रवि अपनी सारी बातें अपनी चाची कंचन से कह देता है। कंचन बैठे हुए गले से, क्या हुआ रवि, किस औरत की बात कर रहे हो? रवि, आपको कुछ नहीं पता। कंचन अपने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में, तेरे चाचा दूसरा विवाह कर रहे हैं इसका तो मुझे पता है, पर किससे कर रहे हैं ये नहीं पता। रवि, चाची वो औरत एक डायन है, सिर्फ चाचा के पैसों के लिए शादी कर रही है। वो कभी उन्हें या उनके परिवार को खुश नहीं रहने देगी। मैं जानता हूँ उसे। प्लीज़ चाची, आप मेरे साथ चलिए और किसी भी तरह से इस शादी को रुकवाइए। मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच क्या हुआ है, वो कोई भी कारण हो, पर ये औरत आपके परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। चाची, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। कंचन, पर मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब तो शायद फेरे भी शुरू हो चुके होंगे। किस आधार पर मैं उन्हें कहूँ कि वो उस औरत से शादी ना करे? फिर मन में बड़बड़ाते हुए, और शायद किस अधिकार से भी। रवि, आप तो चलो, बस उन्हें क्या कहना है वो मेरी जिम्मेदारी है। आप तो बस मेरी हाँ में हाँ मिला देना, जिससे उनका विश्वास मुझ पर हो जाए। वो औरत और उसका परिवार सब ठग है। उनका आज मैं सबके सामने सारा सच ला कर ही रहूँगा। कंचन, ठीक है, मैं चलती हूँ। रामू भैया, मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर का ख्याल रखना। कंचन अपने घर के काम करने वाले रामू को घर देखने की जिम्मेदारी देते हुए रवि के साथ मंदिर की तरफ निकल जाती है, जहां उसके पति अमित का पुनः विवाह होने वाला है। कंचन रवि के साथ कार में बैठकर मंदिर की तरफ जाती है। रवि कंचन के पति अमित का भतीजा है, जिससे उसके अच्छे संबंध है, जैसे एक दोस्त के होते हैं। विवाह का कार्य शहर से बाहर करीब 40 किलोमीटर दूर। कंचन ने कार के शीशे नीचे किए और बाहर की ठंडी हवा का अनुभव लेने लगी। आज वो काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। ठंडी हवा के झोंके के साथ कंचन अपने पुराने दिनों में खो गई। मुझे याद है वो दिन जब शाम को हमारे घर की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला। किसी महिला ने पूछा कि क्या कंचन का घर यही है? आप उनकी माताजी हैं? नमस्ते जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैंने अपने कमरे से बैठे बैठे ही आवाज़ दी। माँ, कौन आया है? कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद हंसी की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। जब मैं बैठक में पहुंची तो एकदम से मेरे चेहरे पर हवाइयाँ ही उड़ गई। अमित, वो भी अपने माता पिता के साथ अचानक बिना बताए। माँ ने मुझे कहा कि वो अंदर जाकर कपड़े बदल कर आए, तो अमित की माँ ने मना कर दिया। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और सर पर हाथ फेरा। बहुत देर तक बातें चलती रही। अमित ने मेरी माँ से हम दोनों को अकेले में मिलने की अनुमति मांगी। अमित और मैं छत पर आ गए। कंचन अमित से, तुम एकदम से कैसे सीधे घर पर बिना बताए? कम से कम मुझसे पहले कह देते तो मैं पापा के सामने सारी बातें रखकर उनका मन जानने की कोशिश करती, फिर उन्हें मनाती। आज ऐसे अचानक तुम्हारे आ जाने से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या कहेंगे वो? अमित, मुझे 20वीं रैंक मिली है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और अब मैं ऑफिसर बन गया हूँ। मैंने खुद से वादा किया था, जिस दिन मैं काबिल बना सबसे पहले तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊँगा। बस उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। माँ और पापा को मैं बड़ी मुश्किल से मना पाया हूँ, लेकिन अब वो तुमसे मिलकर खुश नज़र आ रहे हैं। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं? कंचन, बहुत खुश हूँ अमित, ये सपने के सच होने जैसा है, बस सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। अमित ने मुझे सीने से लगा लिया। उसने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा था जो उसकी खुशी बता रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं भी उसके सीने से लगकर खो गई थी, लेकिन एक खांसी की आवाज़ ने हम दोनों को दूर कर दिया। हम दोनों ही शर्मा कर दूर हो गए। माँ जो आ गई थी, उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश है। उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों बहुत भाग्यशाली है जो हमें अपना प्यार मिला, वो भी इतनी आसानी से।
वो अमित के माता पिता की सादगी से बेहद प्रभावित हुई और खुद को भी उन्होंने भाग्यशाली कहा कि ऐसे रिश्तेदार उन्हें मिले। ऐसा तो उन्होंने सिर्फ कल्पना ही की थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब हम शादी के बंधन में बंध गए। शादी को 2 साल बीत गए। अब घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब खुशखबरी दे दे। फिर हमने प्रयास किया पर समय बढ़ता गया। डॉक्टर को दिखाया, कई उपचार हुए पर कोई खास नतीजा नहीं निकला। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं और ये बेहद खुशी की बात है। उस दिन हम सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और तीसरा महीना आ गया। हम चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं आई है, अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। हम लोग बहुत दुखी हुए। समय के साथ हमने दूसरा प्रयास किया। तीसरे महीने चेक कराया तो नतीजा अच्छा रहा। हमने बच्चे का नाम भी सोच लिया था। उसकी किक भी महसूस होती थी। मैं उससे घंटों बातें करती थी। सब बहुत खुश थे। सोचा था कि जिंदगी में खुशियां आने वाली है। लेकिन अचानक एक दिन रात में बहुत तेज दर्द हुआ। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि गर्भपात करना पड़ेगा। इस घटना ने मुझे बहुत परेशान किया। समय बीता। हमारे तीसरे प्रयास में भी हम निराश ही हुए, वो भी आखिरी पलों में जब हम ज़्यादा उम्मीद लगा बैठे थे। मैं बहुत निराश हो चुकी थी और शायद उससे ज़्यादा ससुराल वाले भी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने माँ को इतना परेशान कर दिया था कि उनकी चिंता साफ दिखाई देती थी। उन्होंने हर प्रयास किए। कोई मंदिर ऐसा नहीं जहाँ माथा टेकने नहीं गए। कोई ऐसा टोना टोटका नहीं जो आजमाया नहीं। हर तरह के प्रयोग किए, भले ही वो उपहास का कारण बने। हम लोगों ने IVF के लिए सलाह दी गई। अमित ने छुट्टियां ली और हम दिल्ली चले गए। वहाँ पर एक प्रसिद्ध IVF सेंटर में इलाज चला, लेकिन उससे भी कोई परिणाम नहीं निकला। अब अमित भी मेरी शारीरिक दशा को देखकर कोई प्रयोग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए फिलहाल मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। जो हुआ ही नहीं उसके लिए जो मेरे पास है मैं उसे खो दूँ, ये कहाँ की समझदारी है। हम लोगों को अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और घर पर भी सबको कह देना चाहिए कि अब ऐसे ही रहना हमारी किस्मत में लिखा है। लेकिन ये कहना जितना आसान था उतना है नहीं। हम लोगों से सबको बहुत उम्मीद थी। घर में एक बच्चे की किलकारियां और सबका उसमें व्यस्त रहना सबका सपना था। कहते हैं कि एक औरत का मां बनना ही उसे संपूर्ण और सुखद और सबसे शक्तिशाली होने का एहसास कराता है। पर भगवान ने मुझसे ये छीनकर मुझे अभिशाप दे दिया। परिवार वालों का चेहरा मेरे सामने से गुजर रहा था। खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। लोगों की सहानुभूति और अफसोस करना मुझे बेहद बुरा लग रहा था। परिवार के इस दुख के लिए खुद को कोस रही थी। मैं कई दिनों तक सोचती रही और अब मैंने निर्णय ले लिया था, हाँ यही सही रहेगा। अपनी कमियों की वजह से मैं उन्हें उनके हिस्से की खुशियों से क्यों वंचित रहने दूं। उस रात मैंने अमित से कहा, आप दूसरी शादी कर ले। अमित, तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? ये किसी भी तरह से सही नहीं है, न तो नैतिक रूप से और ना ही सामाजिक न्याय के तौर पर। और तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? एक लड़की होकर एक दिन, 2 दिन, महीना, साल, शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब मैंने अमित से दूसरे विवाह के लिए न कहा हो। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब उसने उसके लिए हाँ कही हो। पर एक दिन अचानक अमित ने वो कहा जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से खुद को तैयार कर चुकी थी। अमित, कंचन, मैंने मन बना लिया है और माँ पापा को भी राजी कर लिया है कि मैं दोबारा शादी कर लूँ। एक रिश्तेदार ने एक रिश्ते की बात बताई है। कल हम लोग वहाँ जाएंगे। अगर सब सही रहा तो 3-4 दिन में किसी मंदिर में विवाह की तैयारी कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में तुम्हारे निर्णय को दोबारा सुनना चाहता हूँ। आखिरी निर्णय, क्योंकि ये तुम्हारे और हमारे भविष्य से जुड़ा है। क्या तुम अब भी इस विवाह के पक्ष में हो? कंचन, हाँ अमित, मैं बहुत खुश हूँ।
मैं यह सब पहले से ही सोच चुकी हूँ। अमित ठीक है, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि कल फिर हम वहाँ जाएंगे। कंचन मेरा फैसला अटल है। अमित ठीक है, कल दोपहर हम वहाँ जाएंगे। कंचन ठीक है। अमित और उनका परिवार वहाँ गए और सारी बातें तय हो गई। हालांकि हमारा मायका इन सब के बिल्कुल पक्ष में नहीं था, पर मेरी खुशी के आगे वे कुछ भी कहने लायक स्थिति में नहीं थे। और जैसे कि आज शादी की डेट है और रवि मुझसे निवेदन कर रहा है कि शादी को रुकवा देना चाहिए। एक स्पीड ब्रेकर पर मैं होश में आई। रवि चाची सॉरी, बस हम आ ही गए मंदिर में। चलिए चाची, हमें जल्दी से मंडप तक पहुंचना है, गाड़ी पार्किंग में लगाते हुए रवि ने कहा। हम दोनों ने हॉल में प्रवेश किया। मंडप बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था। मैं अमित के पास गई और उसे कहा, अकेले में बात करनी है। अमित, क्या तुमने अपना निर्णय बदल लिया? कंचन, नहीं, पर बात कुछ और है। अमित की माँ, मुझे खुशी हुई तुम यहाँ आई। देखो कौन कौन आया है। मैंने तो तुम्हारे पापा मम्मी को भी यहाँ आने के लिए राजी कर लिया। कंचन, पर माँ मैं तो अमित की माँ, देखो सबने नए सुंदर कपड़े पहने हैं और तुम ऐसे ही बिना तैयार हुए आ गई। कोई बात नहीं, तुम सिर पर ये चुनरी डाल लो, अच्छी लगेगी। कंचन, माँ मुझे अमित से कुछ कहना था, बेहद जरूरी। अमित की माँ, हाँ बिल्कुल कह लेना। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, मुहूर्त ना निकल जाए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कंचन को अमित के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा है। उसे अपनी बात रखने का कोई मौका ही नहीं दे रहा। सब शादी के लिए इतना उत्साहित है, लग रहा है जैसे घर पर पहली शादी हो। सब कितना खुश है, सभी शादी कराने में इतना व्यस्त है कि कोई मेरी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर बैठी? शादी के बाद अमित मुझे क्या समय देंगे? मेरी बातें सुनेंगे? क्या वो मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे पहले करते थे? अचानक पंडित जी की आवाज आई, कन्या को बुलाइए। मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और मेरी निगाहें उस औरत को ढूंढने लगी जिससे अमित की दूसरी शादी करने वाले थे। भीड़ में से माँ बाहर आई और मुझसे कहा, बेटी ये काम तो तुम्हें ही पूरा करना होगा। पंडित जी कन्या को बुला रहे हैं। माँ, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने मुझे अनसुना कर अमित के बगल में बैठा दिया। मैं आश्चर्य से अमित की तरफ देखने लगी। वो मुस्कुरा रहा था। पंडित जी अच्छे से मंत्र पढ़िएगा, पिछली बार की तरह कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने आंखों ही आंखों में अमित से पूछना चाहा, ये सब क्या? वो लड़की कहाँ है? पंडित जी की आवाज आई, वर वधू खड़े हो जाए और एक दूसरे को माला पहनाइए। और माँ मुझे सहारा देते हुए माला पहनवा देती है और अमित मेरे हाथों को पकड़कर माता सीता का आशीर्वाद लेता है और कहता है मेरी आंखों में देखते हुए, कंचन, स्त्री का महत्व सिर्फ बच्चे पैदा करने से नहीं और बच्चे ना होना कोई अपूर्णता नहीं। सोचो कि उससे पहले तुम क्या थी और एक पुत्री, एक बहन, एक मित्र या इनमें से किसी किरदार ने तुम्हें तुम्हारे संपूर्ण न होने का एहसास कराया? नहीं तो फिर पत्नी रूप में ऐसा क्यों? माँ बनना तो वैसे भी स्त्री का निजी अधिकार है। समाज या घर वालों को कोई अधिकार नहीं कि उसे उसके माँ बनने के लिए दबाव दे। पर एक स्त्री हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीती है। यह है उसका अभिशाप, दूसरों के लिए ही उसका सर्वत्र अर्पित करना, हर चरित्र में संपूर्णता लाना, यह है उसका अभिशाप। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो संपूर्ण है? मैं तुम्हें सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों तक अपनी धर्म पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। तुमने तो दूसरे विवाह पर अपना प्रेम, संवेदना और त्याग दिखा दिया और इस फिल्म की हीरोइन बन बैठी, लेकिन हीरो का पार्ट भूल गई। घर चले, शादी के बाद और भी रस्में होती है। मैं अमित को सिमट कर गले लग कर रोती रही और सोचती रही कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।